हाय एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको डीबीटी एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए। क्योंकि अगर आप टीचिंग पाठशाला पे हैं और सब्सक्राइबर हैं या रेगुलर व्यूअर हैं, तो कहीं ना कहीं आप सीएसआई नेट, गेट या फिर आईसीएमआर नेट इन सब की तैयारी कर रहे होंगे, राइट। तो उन्हीं में से एक एग्ज़ाम और चला आता है जिसको कि हम डीबीटी कहते हैं, जो कि एक तरीके से बेट एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम डीबीटी जेआरएफ भी कहते हैं, क्योंकि यह हमें जेआरएफ के इक्विवेलेंट जो है फेलोशिप देता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं। वो सारे स्टूडेंट जो कि कहीं ना कहीं अपने रिसर्च करियर के लिए या प्रोजेक्ट के लिए या जेआरएफ के लिए डिफरेंट डिफरेंट नेट एग्जाम को टारगेट करते हैं ना, उन सभी स्टूडेंट को डीबीटी को भी टारगेट करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये आपको बिल्कुल बराबर की अपॉर्चुनिटी देता है जो अपॉर्चुनिटी आपको सीएसआर क्लियर करके मिलती है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या रिसर्च एरिया में जाना चाहते हैं, तो उस वक्त पे आपको अपने अपने आप को, मतलब कि आपके खर्चे के लिए आपको एक फेलोशिप की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जो पीएचडी का ड्यूरेशन होता है मिनिमम से मिनिमम 5-6 साल का होता है। तो बिना किसी अमाउंट के, बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के ये पॉसिबल तो हो नहीं सकता है कि आप 5 साल तक जो है मतलब अपने किसी काम को रेगुलराइज कर सकें। तो उसके लिए जो है फेलोशिप दी जाती है, जो कि आपके रिसर्च करियर में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है, आपके सर्वाइवल में भी वो एक तरीके से रोल प्ले करती है। तो इसी तरीके का एक एग्ज़ाम है डीबीटी एग्ज़ाम। और आपको ये एग्ज़ाम और क्यों टारगेट करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि सीएसआर एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी हम ए से शुरू करते हैं, या फिर कह सकते हो उसकी तैयारी हम जीरो से शुरू करते हैं, और जीरो से लेकर हम 100 तक जाते हैं। क्योंकि सीएसआर को हम फादर ऑफ ऑल एग्जाम कहते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो ना, तो इनडायरेक्टली बहुत सारे एग्जाम हैं जिसकी तैयारी ऑटोमेटिकली 50 to 60% तो हो ही जाती है। डीबीटी का भी सेम केस है। डीबीटी की तैयारी आपको जीरो से शुरू करनी ही नहीं पड़ती है, क्योंकि डीबीटी का काफी हद तक जो सिलेबस है ना, वो सीएसआर से मैच करता है। हाँ, ये कह लीजिए कि जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा डिफर करता है, क्योंकि डीबीटी में हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, राइट। जबकि सीएसआर में थोड़ा बहुत वेरिएशन है कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 4 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। वैसा वेरिएशन डीबीटी में नहीं है, उसमें सारे क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न में चेंजेस होगा, बट कंसेप्ट तो सेम लगने वाला है। अब कंसेप्ट सेम लगने वाला है तो सीधी सी बात है कि आपकी जो तैयारी होगी उसमें जो आपका सीएसआर की तैयारी चल रही है उसी से आपकी मदद मिल जाएगी। तो डीबीटी को टारगेट करने के पीछे ये भी एक रीजन है कि आपको उसमें मेहनत जीरो से नहीं करनी है। आपको मेहनत जो है उसमें 50 से शुरू करनी है, 50, 51, 52। लेकिन सीएसआर की तैयारी जीरो से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करके। क्योंकि डीबीटी और सीएसआर के सिलेबस का अगर आप कंपैरिजन देखते हैं ना, तो काफी हद तक, इनफैक्ट जहां तक मेरा मानना है, 50-60% सिलेबस का जो है अच्छा खासा मैच आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो आप सीएसआर के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, उसका आधा पोर्शन जो है डीबीटी में भी काम आ जाएगा। तो इसकी तैयारी में उतना टाइम, उतना मेहनत नहीं लगेगा जितना कि सीएसआर में लग रहा है, क्योंकि आप उसमें ऑलरेडी मेहनत लगा चुके हो, तो उसका इस्तेमाल आप इसके लिए भी कर लो, राइट। तो वही चीज है यहाँ पे। तो अब दूसरा बात ये आता है कि ये एग्जाम किसको देना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, जो बच्चे अपना रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर रिसर्च में ही अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट जो है डीबीटी का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें तो एक और भी चीज है कि इसमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 में जो है रिजल्ट निकलता है। कैटेगरी 1 में मेनली वो स्टूडेंट होते हैं जिनको जेआरएफ दिया जाता है, जिसकी फेलोशिप बिल्कुल वैसी ही है जैसे सीएसआर की है। लाइक जेआरएफ को 37,000 पर मंथ, और एसआरएफ को जो है 42,000 पर मंथ, अगर कॉन्टीजेंसी अमाउंट वगैरह हटा दिया जाए तो, जो कि अलग से मिलता है। ठीक है, वो चीज हो गई। तो फेलोशिप तो बराबर ही मिल रही है यहाँ पर। और इसमें एक और बेनिफिट होता है कि कैटेगरी 2 में अगर आपका नाम आ जाए, कैटेगरी 2 में अगर आपका नाम आ जाता है ना, तो आपको अपनी फेलोशिप तो नहीं मिलती है, जैसे जेआरएफ वालों के पास अपनी फेलोशिप होती है, वैसे तो फेलोशिप नहीं मिलती है, लेकिन आप एलिजिबल हो जाते हो डीबीटी फंडेड प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। और उसमें जो आपको फेलोशिप मिलती है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलती है जो ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोजेक्ट को फंड करेगा। और वो जो फंडिंग होती है, वो जो मंथली स्टाइपेंड होता है ना प्रोजेक्ट में भी, वो समहाउ इक्विवेलेंट होता है नेट या गेट के। यानी कि अगर आप उस प्रोजेक्ट पे एज अ जेआरएफ काम करो, लेकिन मेक श्योर आपके पास कैटेगरी 2 है, तो कहीं ना कहीं आपकी फेलोशिप भी जो है सेम टू सेम वैसी ही होती है जैसे जेआरएफ वालों की होती है। लगभग जो है 35 to 37,000 के करीब आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपकी दो बेनिफिट है कि अगर आप जेआरएफ नहीं भी क्लियर कर पाते हो, कैटेगरी 2 में चले आते हो, तो वहां पे आप जो है डीबीटी फंडेड प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकते हो, जो कि अगेन आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल हो जाता है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे आपको डीबीटी एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट समझ में आया होगा कि आपको क्यों एग्जाम ये देना चाहिए। क्योंकि अभी मैं ये बात कह सकती हूँ बिकॉज नोटिफिकेशन जस्ट रिलीज हुआ है। तो अगर अभी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका कि दिमाग काम नहीं कर रहा है कि यस मैं ये एग्जाम दूं या ना दूं या फिर फालतू में फॉर्म में पैसे वेस्ट होंगे, नहीं, ऐसा कोई चीज़ जो है वेस्ट नहीं होगा। आपको इनफैक्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वो कहते हैं ना कि मुझे कहीं पे जाना है तो ज़रूरी नहीं है 1 नंबर की बस ही मुझे पहुँचाए। अगर 2 नंबर वाली बस भी वहाँ पे खड़ी है और उसका भी डेस्टिनेशन सेम है, तो मैं दूसरी वाली बस भी तो लेके पहुँच सकती हूँ। तो अगर आपका अल्टीमेट एम है कि आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप जो है सीएसआईआर को प्रेफ़र कर रहे हैं, तो आप डीबीटी को भी प्रेफ़र कर सकते हैं। हो सकता है सीएसआर से पहले डीबीटी एग्ज़ाम आपका निकल जाए, हो सकता है डीबीटी से पहले आईसीएमआर निकल जाए। तो ये सब कुछ अल्टरनेटिव एग्ज़ाम हैं जो कि इक्विवेलेंट वैल्यू रखते हैं जैसा कि सीएसआईआर रखता है, और आपको फेलोशिप भी अच्छी खासी प्रोवाइड करते हैं, और जो आपका रिसर्च करियर है उसमें कुछ हिंड्रेंस नहीं आता है, बराबरी में ही सब चीज़ें चलती हैं। बस सबका सिलेबस थोड़ा बहुत वैरी करता है, कहते हैं ना 30 से 40% सबका सिलेबस वैरी करता है, लेकिन एट द एंड आपको ये सोचना है कि कम काम में अगर ज़्यादा फायदा मिल जा रहा है तो उसको लेने में क्या जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो उम्मीद करती हूँ मैं सही टाइम पे फिलहाल मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको कल ही जस्ट नोटिफाई किया कि डीबीटी 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। अब भरना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये मैं वीडियो तब बनाऊं जब फॉर्म का आखिरी डेट खत्म हो जाए, तो आई थिंक कोई बच्चे अगर रेडी भी हो जाए तो उसका भी कुछ फायदा नहीं है, राइट। तो मैं इसीलिए ये वीडियो अभी बना रही हूँ ताकि आप जो है इस अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइजेशन कर सकें और डिसाइड कर सकें कि आपको जो है डीबीटी एग्जाम देना है या नहीं देना है। बीइंग अ एजुकेटर फ्रॉम दिस कैटेगरी, मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको एग्जाम जरूर देना चाहिए। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस का एनालिसिस वीडियो जो है ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैम आप लेटेस्ट एक बार वीडियो बना दीजिए सिलेबस का, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इनफैक्ट डीबीटी से रिलेटेड आपको और किस टाइप की गाइडेंस की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको उस टाइप की गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। ऑल्दो डीबीटी से रिलेटेड काफ़ी कम गाइडेंस इस चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन यस थ्योरीज अवेलेबल है, राइट। मैंने कंटेंट्स बहुत सारे प्रोवाइड किए हैं डीबीटी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप उन कंटेंट्स को देख सकते हैं। लेकिन गाइडेंस रिलेटेड जिस भी टाइप का आपको वीडियो की ज़रूरत है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप में से जो भी बच्चे अभी तक ये मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में ये प्लान बनाए थे कि हम डीबीटी एग्जाम नहीं देने वाले हैं, वो इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। कितनी बार तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का सीएसआर उनका क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन उनका डीबीटी निकल जाता है। एंड फाइनली वो जो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा कब सीएसआर जेआरएफ निकलेगा, कब मैं पीएचडी में एनरोल करूंगा, तो वो वाला जो ऑप्शन होता है ना, वो कहीं ना कहीं डीबीटी के द्वारा फुलफिल हो जाता है। और अगर आपके दिमाग में है कि नहीं मुझे हर हाल में सीएसआर क्लियर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर डीबीटी क्लियर कर लेते हो तो आप पीएचडी में एनरोल कर लो, उसके बाद सीएसआर देते रहो, जब निकलना होगा तब निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेरी तरफ से सजेशन है कि इस मौके का पूरा फायदा उठाइए, इसको जाने मत दीजिए। ठीक है, मैं टाइम पे ये वीडियो बना रही हूँ ताकि टाइम पे अगर आपने कुछ गलत फैसला लेके रखा है तो उसको एक तरीके से आप चेंज कर सकें। और डीबीटी के फॉर्म को जरूर भरिए ताकि आपको इससे होने वाले बेनिफिट के द्वारा जो है आप अपना पीएचडी एनरोलमेंट कर पाओ या फिर प्रोजेक्ट में जो है खुद को एनरोल कर पाओ। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ ये सजेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।